आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे और ये मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर दो स्केल बिल्कुल एक जैसे हों। जैसे इस स्केल में अल्पमान लीस्ट काउंट आधा mm है, ये वाला जो स्केल है इसमें 1 mm है। और इसके अलावा ये जो मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप, इसका भी अल्पमान आप 1 mm ही पाएंगे। ठीक है, जॉब पर मार्किंग करते हुए या किसी जॉब की डायमेंशन लेते हुए हमें उसको नापना पड़ता है। तो हम आज के प्रैक्टिकल में स्केल का प्रयोग करेंगे कुछ वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को नापने के लिए। यहाँ तक बात समझिए। पर उससे पहले कुछ सावधानियाँ, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो सावधानियाँ मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा। प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ बातें ध्यान से ज़रा समझ लीजिए, ठीक है ना। ये तो छोटा सा एक इक्विपमेंट है स्केल, इससे चोट लगने के खतरे बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हमने इतना पतला नहीं बनाया ब्लेड जैसा कि ये आप लोगों को चोट मार सके। फिर भी इसके कोने हैं, हमारी मजबूरी ये है, इसको कोनों को राउंड नहीं कर सकते क्योंकि यहीं पे जीरो है, यहीं से आपकी रीडिंग होनी शुरू होने वाली है। ठीक है ना। तो हमें सावधानी के साथ हर इंस्ट्रूमेंट को, हर इक्विपमेंट को, हर औजार को प्रयोग करना आना चाहिए। पहला प्रैक्टिकल है इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ सावधानियाँ। पहले बिफोर रीडिंग लेने से पहले आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। पहला है लीस्ट काउंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्रयोग कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट, जिसको हिंदी में अल्पमान कहते हैं। अल्पमान कहते हैं ना, अल्पमान। अल्पमान चेक करें उसका कि वो इंस्ट्रूमेंट छोटे से छोटी क्या रीडिंग नापने के लिए बनाया गया है। ये बात समझ में आ रही है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है उसकी जनरल कंडीशन देखें। ये सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ, मतलब उसके हालात कैसे हैं। कभी कभी ये स्केल ना बीच में से क्रैक होता है, हो सकता है उसमें कोई ऐसी एज निकल रही हो कि आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचा सके, या हो सकता है आप किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को नाप रहे हो जो बहुत सॉफ्ट हो, उसके ऊपर खरोंच आ सकती है। ऑब्जेक्ट की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले ये देखें कि इसकी कंडीशन कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, ये सही हालात में है। अभी तो हम स्केल की बात कर रहे हैं, जब हथौड़ा इस्तेमाल करेंगे जो उसका बिट होती है वो हैंडल में ढीली नहीं होनी चाहिए ना प्रयोग करने से पहले। तो इसकी जनरल कंडीशन आप चेक करें कि वो कैसी है। उसके बाद उसका लीस्ट काउंट चेक करें कि ये किस छोटी से छोटी वस्तु, मतलब दूरी को या मान को नापने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। अब हथौड़े का दिख रहा है तो आपने कहा हथौड़ा नापने के लिए नहीं है, वो एक स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट है। पर आधा किलो का हथौड़ी भी होती है, 1 किलो की भी होती है और 5 किलो का घन भी होता है भाई। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हथौड़े बने हुए हैं, उनकी शेप के आकार के भी हथौड़े होते हैं अलग अलग। वो जब हथौड़े की बात करेंगे, मेहनत की बात करेंगे तब बताऊंगा। तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, उसका जीरो एरर। हमेशा इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले ये देख लो कि जो जीरो उसकी लिखी हुई है वो जीरो वाकई जीरो है या नहीं है। हो सकता है कोई नॉन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले, वो जीरो यहां पर लिखनी थी 0 mm, उसने थोड़ा यहां लिख दी, यहां से जीरो शुरू कर दिया और हमने नापना यहां से शुरू कर दिया। या पहला जो खाना है उसका ये स्केल यूज करते करते यहां से घिस गया, ये थोड़ा छोटा हो गया साइज, तो जीरो करीब आ गई ना। अब मान जो है आपका वो छोटा बताएगा जबकि मान बड़ा होगा उसका। तो जीरो एरर चेक करो इसका कि कहीं इसकी जीरो असली जीरो से दूर तो नहीं चली गई, ये यहाँ से घिस तो नहीं गया, या गलती से पहला डिवीजन दूर तो नहीं लग गया। ये जीरो एरर होता है। और जीरो एरर 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और इसको फाइनल रीडिंग में से हमेशा घटाना पड़ता है। ये जब हम वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अभी सिर्फ आप सावधानियाँ समझते जाओ। स्केल में जरूरी नहीं है ये सारी सावधानियां आपको प्रयोग करनी पड़े, लेकिन ये सारी सावधानियां जो मैं बता रहा हूं ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए बता रहा हूं, आज ही बता रहा हूं ताकि हर बार ना बतानी पड़े। चेक फॉर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है बेटा, आमतौर पे जो हमारे जनरल काम होते हैं उनमें इतना साइज़ की महत्व नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ITI ट्रेड में साइज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हमारा ये जो हमने स्केल खरीदा है मार्केट से, इसमें जो डिवीजन है ये सही लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, जीरो अपनी जगह सही है नहीं है, इसके लिए हमें इसको किसी लैब में भेजकर इसका कैलिब्रेशन करवाना पड़ता है कि भाई तुम स्टैंडर्ड से चेक करके बता दो कि ये एक फीटा जो है और इसके सारे डिवीजन जो हैं वो सही है नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, कैलिब्रेशन कहते हैं। ये हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए। आमतौर पे हम इसको ज्योमेट्री बॉक्स में हम इसको ऐसे कैलिब्रेट नहीं करवाते ना अपने इंस्ट्रूमेंट को। इसको कैलिब्रेशन करवाने का ऐसा कोई 150-200 रुपये का खर्चा आएगा।
कुरियर के अलावा इतने चार्जेस होते हैं। और जैसे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट बड़े होते चले जाएंगे तो उनका खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आ रही है बेटा बात? लेकिन अच्छी फैक्ट्रियों में जहाँ पर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स पे हो रहा है वो अपने सारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेट करवा के रखते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आईटीआई टेक्नीशियन के तौर पर कि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप प्रयोग कर रहे हैं सबसे पहले प्रयोग करने से पहले ये देखें उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, उसका लीस्ट काउंट चेक करें, जीरो एरर चेक करें और ये चेक करें कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लीजिए मुझे शक है कि इसका जीरो या तो ये वाला एज घिस चुका है तो ये रीडिंग कम लेगा, ये मान कम बताएगा। मुझे शक हो रहा है कि ये घिस गया है, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पहला डिवीजन तो बहुत दूर जाके लगा रखा, बाकी सारे करीब करीब है, तो जीरो जो है थोड़ा दूर हटा दिया है इन्होंने। ऐसी अगर कंडीशन है तो बेहतर है कि आप जीरो को जीरो ना मान के 10 को जीरो मान लो। मतलब आप रीडिंग यहां से नापनी शुरू कर दो और जो भी आपकी रीडिंग आए उसमें से 10 सेंटीमीटर घटा दो, तो आप अपना जीरो कहीं और मान सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसलिए ये जरूरी है ये सारे के सारे स्टेप्स आपको चेक करने रीडिंग लेने से पहले। जब आप रीडिंग लेंगे खासतौर से स्केल से, तो जिस भी किनारे को आपको नापना है उससे इसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इसको भी आप वही मानो ना, स्केल मानो। इसका 1 फीट और इसका 1 फीट बिल्कुल सेम होगा बेटा। इसका 30, इसका जो 30 है वो उसके 30 के बिल्कुल सामने है। 30 सेंटीमीटर उसमें भी और 30 सेंटीमीटर इसमें भी बिल्कुल एक ही होगा, ये फर्क नहीं हो सकता। अब जो मेरा पहला पॉइंट है अलाइनमेंट का, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मुझे इस ब्लैक बोर्ड की ये लंबाई नापनी है या इसकी ऊंचाई नापनी है, राइट? और मैं इसकी ऊंचाई नापते हुए इसे थोड़ा टेढ़ा ऐसे पकड़ लेता हूं, तो आप समझ जाओगे ना कि ये लंबाई तो अब ज्यादा आने वाली है, जो इसका एक्चुअल नाप है उससे ज्यादा आने वाली है ना, क्योंकि मुझे तो इसके अलाइनमेंट में ऐसे लाना था ना इसको। तो रीडिंग लेते हुए जिस भी किनारे को आप नाप रहे हैं उसको आप क्या करेंगे? अलाइंड रखेंगे, उस किनारे के बिल्कुल पैरेलल रखेंगे उसको। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है अलाइनमेंट। दूसरा क्या है? आप टेक रीडिंग फ्रॉम टॉप या फ्रंट टू अवॉइड, उसको क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। ये एक तरीके का एरर होता है। ये सारे इसलिए ताकि एरर ना आए, हमारे जो मान हम ले रहे हैं उसमें त्रुटि ना आए, तो अलाइनमेंट सही होना चाहिए। और जब आप रीडिंग लो तो बिल्कुल सामने से लेना, ना इधर से लेना उसको रीडिंग, ना इधर से लेना, क्योंकि वो एक डिवीजन आगे पीछे बता देगा आपको। बात समझ में आ रही है? इस डस्टर की मान लीजिए मैं लंबाई अगर चेक करना चाह रहा हूं, इसको बिल्कुल सामने से पढ़ना पड़ता है। जितना आप सामने से पढ़ोगे उतनी आपकी रीडिंग सही आएगी। टेक मल्टीपल रीडिंग्स। ऑब्जर्वेशन, ये ह्यूमन एरर और जो साइज है उसके एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कभी भी एक रीडिंग पे निर्भर ना रहो। हो सकता है कि मैं इसको गलती से एक बार रीडिंग ली तो ये था तो 148 mm, लेकिन मैंने कहा ये 138 mm है। ऐसे कभी कभी हो जाता है भाई, इंसान ही तो है ना, गलती लग जाती है। 10 mm कम पढ़ लिया मैंने उसको। लेकिन अगर मैं इसको पलट के भी ऐसे देखूंगा ना, दोबारा पढ़ूंगा, तो 2 बार सेम गलती करना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? कोई गोल चीज़ होगी ना, गोल चीज़, उसकी एक बार आप ये डायमेंशन लें, फिर एक बार 90 डिग्री पे डायमेंशन लें, तो उसके अंदर हो सकता है कहीं से गोल हो, कहीं से चपटा हो, ओवलिटी कहते हैं उसको। तो ओवलिटी वाले एरर खत्म हो जाते हैं, हमें एक मीन वैल्यू मिल जाती है। कोशिश ये करें कि एक से ज़्यादा रीडिंग लें और फिर उनका एवरेज निकाल लें। ठीक है? ओके, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। और चौथी सावधानी ये है, ये चारों सावधानी कब हैं? जब हम एक्चुअल रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है? चौथी सावधानी ये है, डू नॉट यूज एक्सेसिव पावर, स्ट्रेंथ। ये ताकत की चीज़ें नहीं होती हैं कि इसको कहीं हम जान लगा के वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल उसको ऐसे दबा रहे हैं और इस माइक्रोमीटर के कान ही हम मिटे जा रहे हैं। बहुत हैंडल विद केयर होती हैं ये चीज़ें, आराम से इनको इस्तेमाल करा जाता है, बहुत आराम से हैंडल करना होता है इन चीज़ों को। ठीक है? क्या लिखेंगे हम इसको? हैंडल विद केयर। अब रीडिंग लेने के बाद क्या क्या आपको ध्यान रखना है उसकी भी बात कर लेते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्ट्रैक्ट जीरो एरर।
जो भी आपकी रीडिंग आई है एवरेज लेने के बाद, कई बार रीडिंग ली आपने, कुछ एवरेज पे आप आए, उसको एवरेज लेने के बाद जो इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर है वो उसको हमेशा घटाना पड़ता है। हमेशा घटाना पड़ता है, क्यों कह रहा हूँ, दो तरीके के एरर होते हैं, एक को कहते हैं हम नेगेटिव, एक को कहते हैं पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव को घटाते हैं तो वो एक्चुअली ऐड हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और जब पॉजिटिव वाले एरर को घटाते हैं तो वो एक्चुअली घट जाता है। जब वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे तो समझाऊंगा मैं इसके बारे में, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है वो। और मजेदार हो या ना हो, आसान हो या ना हो, हमारे तरीके होते हैं और सबको वही आते हैं, आप लोगों को भी वही आने चाहिए, तभी आप लोग हमारे साथ काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला है आफ्टर, ये आफ्टर है मतलब बाद में, रीडिंग जब आपने ले ली तो एक एवरेज निकाल लिया, आपको मान पता चल गया उस दूरी का स्केल से, तो स्केल में अगर कोई जीरो एरर है तो आप सबसे पहले उस जीरो एरर को घटा दें। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करके उसकी जगह पे रख दें। जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारी जिम्मेदारी होती है बेटा, जो भी आपने काम किया, जो भी औजार से काम किया, जहां से वो लिया है साफ करके उसको वहीं पे रख दिया जाए। ठीक है, और आखिरी बात, रिकॉर्ड योर रीडिंग या ऑब्जर्वेशन, जो भी आपने मान निकाला है उसको रिकॉर्ड करो। यूनिट्स का ध्यान रखना, मान तो लिख दिया 25, अरे 25 सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, कुछ तो लिखोगे ना आगे। जब तक इकाई नहीं लिखोगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। यूनिट्स और प्रिसीजन, इनका ध्यान रखते हुए उसको रिकॉर्ड करना है। अगर आपने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली है तो 25.02 लिखो या 00 लिखो, यानी कि दशमलव के 2 प्लेस तक आपको 00 भी लिखनी पड़े तो भी आप लिखनी पड़ेगी आपको उसको। ये तरीके होते हैं हमारे। माइक्रोमीटर से ले रहे हो तो भी आप लिखो, और साथ में लीस्ट काउंट भी लिखो कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, और जब आप फैक्ट्रियों में काम करोगे ना, हर इंस्ट्रूमेंट का एक आईडी नंबर होता है। कैलिब्रेशन जब करवाते हैं तो उसका एक आईडी नंबर डाल दिया जाता है। आपने ये ऑब्जर्वेशन किस आईडी के इंस्ट्रूमेंट से ली है वो भी आप नोट करेंगे, ताकि अगर किसी ने बाद में चैलेंज करा कि तूने सही काम नहीं करा, तूने रीडिंग गलत कर दी, निकाल के लाओ भाई, या तो मैं अपनी गलती मानूंगा या तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट की गलती है। बात समझ में आ रही है बेटा? हम बहुत प्रोफेशनली काम करेंगे। जब भी आप इंस्ट्रूमेंट से कोई नाप रहे हैं, राशि नाप रहे हैं, खास तौर से लंबाई नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, स्केल हो, वर्नियर कैलिपर हो, माइक्रोमीटर हो, तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी अवस्था में होना चाहिए। मूविंग ऑब्जेक्ट को आप कभी नहीं नापेंगे। ऐसा ना हो मशीन पे साइज बन रहा और आप वहीं के वहीं स्केल लगा के उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलती कभी नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बेटा? आप मशीन को रोक दें, उसके बाद साइज ले लें, फिर मशीन को ऑन कर लें, ये तो हो सकता है, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी आप मेजरमेंट नहीं लें। ये A4 साइज पेपर है, इसकी आपको मुझे ये विड्थ बतानी है और ये लेंथ बतानी है। आप वहां पर रख के इसको नाप दें, इसको रखें, और ये जो मैंने सावधानियां बताई हैं, हेलो प्लीज, ये जो सावधानियां बताई हैं उनको जरा ऑब्जर्व करना। कभी भी ऐसे रीडिंग नहीं ली जाती। मैंने जैसे पेपर दे दिया आपको, तो पेपर ऐसा थोड़ा ही आपने पैरों पे रखा और उसको नापना शुरू कर दिया। उसको किसी प्लेन जगह पे रखें और तब मेजरमेंट लें। यस, आप टेबल पर रखेंगे उसको। ऑलराइट, तो A4 साइज पेपर का हम साइज नाप रहे हैं विद मेजरिंग स्केल, जिसका लीस्ट काउंट है इसका 0.5 mm। और अब मेरे दोस्त हमें बताएंगे इसकी विड्थ और इसकी लेंथ। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें जीरो एरर नहीं है, मतलब इसका जीरो अपनी जगह पे है, ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, इतनी रीडिंग आपको, इतनी मतलब बातें कम से कम आपको लिखनी पड़ेंगी जब आप रिकॉर्ड करेंगे उस ऑब्जर्वेशन को। और मैं आईडी नंबर भी मान के चल रहा हूं। आईडी नंबर है TBS / मेजरिंग स्केल / 01, जिसका कैलिब्रेशन हुआ है 2021 में। आमतौर पे कैलिब्रेशन 1 साल के लिए होता है। हाँ बताइए, विड्थ कितनी आई है आपने जब नापी है? पहले ये बताइए, मिलीमीटर में बताने वाले हैं या सेंटीमीटर? मिलीमीटर में बताएंगे। हाँ, कितनी है? 211। ऑल राइट, नॉट बैड। अच्छा, और लेंथ? 200, वेरी गुड। 297 mm में बताया आपने। ऑल राइट, कोई और भी, मतलब मैंने कहा ना एक रीडिंग नहीं लेनी है, फिर हमें उसका एवरेज निकाल लेना है। तो जरा 2 और स्टूडेंट देखें, और कोई सा भी स्केल इस्तेमाल कर लें, 0.5 वाला मत करो ना, 1 mm में तो बता रहे हो। बताइए, ये रीडिंग मैंने इसलिए लिख दी, मैं ये लीस्ट काउंट भले इसका 0.5 है, लेकिन हम 1 mm तक उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, हाँ
देखो देखो सब देखो, है ना मजेदार। तब तक आप यहाँ आए बेटा, आप यहाँ आए और मुझे इसको नाप के बता दो कितना है ये। मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, आप नापिए। अंदर अंदर ब्लैक बोर्ड के अंदर अंदर कितना है। अलाइनमेंट ठीक रखो बेटा, अलाइनमेंट ठीक रखो। हाँ शाबाश। 68 सेंटीमीटर आप बता रहे हैं, है ना, यानी कि 68 सेंटीमीटर नहीं होगा बेटा, बीच में 1 मीटर कहीं लिखा होगा, 1 मीटर के बाद है वो 68 सेंटीमीटर। इधर देख बेटा, यहाँ से देखना शुरू करो, ये नीचे की तरफ देख रहे हो ना आप, ये 1 मीटर तो यहाँ हो गया, उसके बाद ये है नीचे वाली, आप इंच में बता रहे हो शायद उसको। 17 नहीं है बेटा, वो 170 होगा वो। एक 174 सेंटीमीटर हो गया ना बेटा। 174 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, कितने mm हो गया भाई। 174 सेंटीमीटर कितने mm हो गया, 174 सेंटीमीटर कितने mm हो गया बेटा, हैं 1740। इसकी लंबाई mm में 1740 है। और आमतौर पर आप जितनी भी डायमेंशन नापेंगे इंडस्ट्री में वो सब mm में होंगी, सेंटीमीटर में नहीं होंगी। सेंटीमीटर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, हम चाहते हैं एरर छोटे से छोटी एरर तक पहुंचना, ताकि एरर त्रुटियां कम हों, तो इसलिए हम mm में बात करते हैं बेटा। हाँ जी भाई साहब, कितना आया, 211 और 200, यही आ रहा है। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल आप कर पा रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है आपको करने में, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, पर आपके पास जानकारी है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को ये चीज़ें और ज़्यादा जल्दी होने लगेंगी और सटीक होने लगेंगी। A4 साइज हमारा होता है स्टैंडर्ड 210 इंटू आपकी एवरेज रीडिंग आ रही है 211 mm, 297 mm। तो आप देख रहे हैं हमारी जो एरर आ रही है ज़्यादा 1 mm की एरर आ रही है रीडिंग लेने में, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें हमने सेंटीमीटर में ही नाप रखा होता खाली, तो हमें फिर अंदाजा बता, मतलब फिर वो एरर काफ़ी आ सकती थी। आप 7 नहीं बता सकते थे ना, आप या तो 5 बताते भाई। अगर सेंटीमीटर में ही आप नाप रहे हो, उसमें mm नहीं लिख रखा, तो या तो आप 29 बताते या 30 बताते, उससे कम तो आप नाप ही नहीं पा रहे ना उसको। नहीं समझ में आई ये बात, अभी मत समझो, कोई बात नहीं। कुल मिला के बात ये है कि आपके, और मैंने कहा ना हमारे स्केल का कोई कैलिब्रेशन थोड़ी करवा रखा है, इसमें एरर हो सकता है ना, इसमें एरर हो सकता है, पर फिर भी आपकी रीडिंग बहुत नज़दीक पहुंची है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि A4 साइज़ पेपर का तो जो साइज़ है वो मेंटेन करा गया होगा, क्योंकि ये डाई में कटते हैं, ये प्रिंटर में जाते हैं, इनको ये तो सही होगा। हमारे ऑब्जर्वेशन लेने के तरीकों में या हमारे इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि हो सकती है। बात समझ में आ रही है। फिर भी आप लोग बहुत करीब हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप स्केल को प्रयोग करना जान पा रहे हैं। इस क्लास से पहले जानते थे स्केल जैसी आसान चीज़ों पे भी जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इतना तो कम से कम आपको करना ही है। समझ में आ रही है बेटा बात? ऑल राइट, तो आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करें इस वादे के साथ कि आपके पास, सबके पास स्केल हैं और आप चीज़ों को नाप कर और ये मतलब जल्दी उस रीडिंग तक पहुँचने के अपने प्रयास को पक्का कर लेंगे, ठीक है ना, अपने उस आदत को पक्का कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको अगर नाप के दिखाऊं मुझे कितनी देर लगती है इसकी, अगर मुझे हाइट आपको बतानी है नाप कर, तो मैं बता दूंगा ये है 1122 mm, 1740 mm, इतनी देर लगती है बस हमें। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये जो जीरो एरर है ना, आप कभी इंच टेप को देखना, ये जो ऐसे हिल रहा है ना, इसका लॉक, इसको लॉक कहते हैं, लॉक कह ले या इसको, ये लॉक कर, यहाँ पर लॉक लग जाता है इसका ऐसे, ये हमेशा हिलता हुआ होना चाहिए। क्यों? ये इसलिए हिलता हुआ होना चाहिए कि जब हम किसी बाहर का साइज लेते हैं तो ये ऐसे खिंच जाता है। तो जीरो मेरी कहाँ से शुरू हो रही है? इसके अंदर से, इस पत्ती के अंदर से शुरू हो रही है। लेकिन अगर मैं किसी का अंदर का साइज ले रहा हूँ तो मैं इसको लॉक, मेरा जीरो कहाँ से शुरू हो रहा है? पत्ती के बाहर से। समझ में आ रही है? तो जब हम बाहर से करते हैं तो थोड़ा सा अंदर हो जाता है, और जब हम अंदर को जीरो मानते हैं तो थोड़ा सा बाहर हो जाता है, ताकि हमारी जीरो एरर ना रहे इसमें। समझ में आ रही है बात? ये सब जीरो एरर के लिए है, राइट। तो अगर कोई ऐसा मेजरिंग टेप आपको दिखाई दे जिसका ये लॉक हिल ना रहा हो तो वो गलत है।
ये लॉक हिलना चाहिए। ये लॉक अगर हिल रहा है ना तो इंस्ट्रूमेंट सही है, और अगर ये पक्का है, हिल नहीं रहा, तो फिर इंस्ट्रूमेंट गलत है। आज का इस सेशन को ख़त्म करें। कुछ नई जानकारियाँ मिली आप लोगों को, अच्छा लगा? कल फिर मुलाकात होगी। कल हम सीखेंगे क्या, कल हम एक और आपने ये करा होगा ना, आप सब साइंस साइड के लोग हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन। मैन्युफैक्चरर पहली बार 1 साल के लिए आपको कैलिब्रेट करके देता है, ये है इसका सर्टिफिकेट ऑफ कैलिब्रेशन, ठीक है। इस 1 साल के बाद आपको इसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। इस इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। इसका सिद्धांत है तो इसमें भी स्केल ही, लेकिन ये दशमलव के 2 प्लेस तक नाप देता है। 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। इससे कम वाले भी होते हैं, लेकिन इसकी बात बता रहा हूँ। आपको हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट चेक करना पड़ेगा उसको यूज़ करने से पहले। जरूरी नहीं है कि हर स्केल का लीस्ट काउंट 0.5 हो, जरूरी नहीं है कि हर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 हो, ठीक है। अब जैसे इसका ये लॉक है, इसकी जनरल कंडीशन मैंने खोलते ही देख ली कि इसकी यहाँ से एक पिन निकली हुई है। अब इससे क्या होगा, ये जो इसका डेप्थ वाली, इसके इंस्ट्रूमेंट के नाम भी बताऊंगा इसको क्या कहते हैं। तो ये जो टेल होती है इसकी, ये बाहर निकल सकती है, टेढ़ी हो सकती है, तो हमारे रीडिंग में गड़बड़ हो सकती है। इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं। इस वर्नियर कैलिपर को आपने यूज़ करा होगा, जरूर करा होगा, फिजिक्स के प्रैक्टिकल में जरूर करा होगा। एक बार मेरे से भी सीखो, लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसको रीडिंग में से हमेशा घटाना क्यों पड़ता है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस मटेरियल का बना होता है, किस किस साइज में आता है। ये सारी बातें कल शुरू करेंगे। उसके बाद हम आएंगे, ये माइक्रोमीटर है, और माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं। थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, ये लीनियर डायमेंशन को नापने के लिए होता है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट बताने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों का जो लीनियर डायमेंशन का लेने का इंस्ट्रूमेंट है वो खत्म हो जाते हैं। सर, वायर का गेज क्या जा सकता है? जी, वायर का गेज, वायर का डायमीटर, यस, आप माइक्रोमीटर से नाप सकते हो वायर का डायमीटर। लेकिन अगर आपने उस वायर गेज कह दिया, गेज अपने आप में कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अलग चीज़ होती है। वायर गेज अलग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी पढ़ाऊंगा आपको। पर हाँ, आपकी बात सही है, कोई भी बहुत महीन चीज़ जिसकी हमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब जिसका साइज में हमें mm में गड़बड़ी नहीं चाहिए। अब वायर खुद में इतना पतला सा है, उसमें एक कैसे नापोगे, स्केल से थोड़ी नाप सकते हो उसका डायमीटर। तो उसके लिए हमें प्रिसीजन मेजरिंग इक्विपमेंट पे आना ही पड़ेगा। तो ये सारे इक्विपमेंट लीनियर डायमेंशन के जो रेखे आपकी दूरी को नाप रहे हैं, उनको एक बार में ख़त्म कर देते हैं और इस कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बहुत है। आप लोग अपने कमेंट्स लिखें, आप लोग अपने में सवाल पूछ लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, स्वस्थ रहो, खुश रहो।